Hello, good morning, dear students. Sorry for delay. Good morning to all. काफी सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं. So good morning to Surjit, Vivek. Good morning, Rikita, Sashwati. Good morning. माला शर्मा गुड मॉर्निंग, यशवी जायसवाल गुड मॉर्निंग, तेजी गुड मॉर्निंग. सो काफ़ी सारे बच्चे जो है वेट कर रहे थे और छोटी सी टेक्निकल इशू की वजह से जो है थोड़ा सा डिले हो गया, बट कोई बात नहीं, हम आ चुके हैं और जो भी टॉपिक आज पढ़ने वाले हम अच्छे से पढ़ेंगे. गुड मॉर्निंग टू प्रियंका, गुड मॉर्निंग टू आशा, गुड मॉर्निंग सुरेंद्र, निकिता, गुड मॉर्निंग निकिता, चंदन गुड मॉर्निंग, कविता, अरुण, माला शर्मा अगेन गुड मॉर्निंग. सो गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे. और जो भी लेक्चर्स यहाँ से आपके लिए हम लोग लाइव कर रहे हैं और वो सारे लेक्चर्स आप सुन रहे होंगे और अपने आप को टाइम टू टाइम इम्प्रूव कर रहे होंगे. सो अच्छी बात है, इसी तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करते रहें और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं, घर बैठ के पढ़ते रहें आप. सो आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ, बायो प्रोसेसिंग से ही है, बायोरेमेडिएशन. एंड कोशिश होगी कि इजी से इजी वे में आपको बायोरेमेडिएशन का जो भी कंसेप्ट है वो पढ़ाया जाए. एंड डेफिनेटली अगर आप ये पूरा का पूरा लेक्चर सुनेंगे तो फ़ायदा आपको ये होगा कि गेट में तो आपको इसका बेनिफिट मिलने ही वाला है, बट इसी कंसेप्ट पर नेट में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और अभी तक आ भी चुके हैं. सो आपका एक साथ में दो फायदा होने वाला है. गेट के जो भी कंसेप्ट है वो तो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल ही रहे हैं, उसी के साथ साथ नेट में भी आपको फायदा हो जाएगा इस टॉपिक का. सो इसीलिए कुछ ऐसे टॉपिक्स ही मोस्टली हम आपको दे रहे हैं जिससे आपको दोनों फायदा होता रहे, गेट में भी फायदा होता रहे और नेट में भी फायदा होता रहे. और वैसा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायो रेमेडिएशन. समझने की कोशिश करते हैं बायोरेमेडिएशन, शुरू करते हैं क्लास को. अगेन और भी कई सारे बच्चे आ चुके हैं. सचिन गुड मॉर्निंग, मकोर गुड मॉर्निंग, शरवण गुड मॉर्निंग, फातिमा जी गुड मॉर्निंग, आलोक. गुड मॉर्निंग टू ऑल. जी हाँ, आईटी जैम वाले अगर सुन रहे हैं तो उनको भी फायदा होने वाला है, क्योंकि ये सारे बेसिक कंसेप्ट्स हैं और इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में बनी जाते हैं. तो अगर कोई आईटी जैम का बच्चा भी लेक्चर सुन रहा है तो उसका नुकसान नहीं होने वाला, आपके लिए ये फायदा ही होगा. अच्छा, एक और आपके लिए रिक्वेस्ट है, दैट इज कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें इस लिंक को, इस वीडियो को, जो कि आपके लिए भी है और आपके उन सारे फ्रेंड्स के लिए है जो कि प्रिपरेशंस कर रहे हैं. कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जो हैं वो ज्वाइन करें इस लेक्चर को और फ़ायदा उठाएं. बायोरेमेडिएशन क्या है ये तो हम पढ़ेंगे ही, बट मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अगर इसका फ़ायदा हो सके तो बहुत अच्छी बात होगी. इसीलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों को ऐड करें लेक्चर के अंदर एंड देन विल स्टार्ट द एंटायर सेशन. अगेन कुछ नए लोग, गुड मॉर्निंग. अरुण जी गुड मॉर्निंग, अंजलि गुड मॉर्निंग, बायो प्रोसेसिंग का जो भी पूरा टॉपिक है जी आपके लिए अवेलेबल कराया जाएगा. स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड हो चुके हैं गेट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, उनको तो पूरी की पूरी जो है टॉपिक पढ़ने को मिलने वाली है, लेकिन टाइम टू टाइम जो फ्री कंटेंट है वो भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा. चिंता ना करें,
आइए शुरुआत करें टॉपिक की, थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ते रहेंगे एंड देन आगे की जो भी बातें हैं वो डिस्कस करते रहेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बायो रेमेडिएशन की। बायो रेमेडिएशन के बारे में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, आइए इस टर्म को पहले समझने की कोशिश करें। इस टर्म को जो है हम ब्रेक करेंगे और दो अलग अलग पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे। दो अलग अलग पोर्शंस हैं इस पूरे के पूरे टर्म के अंदर। कौन कौन से दो अलग अलग पोर्शंस हैं एक बार के लिए? अच्छा, और भी कुछ क्वेरीज हैं सर। डीबीटी जेआरएफ इज ऑन। ओके, ये सारे नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे, चिंता ना करें आप। ये सारे नोटिफिकेशंस आपको जो है वो आ जाएंगे। शुरुआत करते हैं। जो भी बातें हैं उनको हम लोग डिस्कस करते रहे एंड देन और भी जो भी फ्रेंड्स आपके वो ऐड होते रहेंगे। ओके, जो टर्म हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन जो ये टर्म है, ये आप देखेंगे तो दो पोर्शंस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो बायो वाला पार्ट है उसके लिए हम कह सकते हैं इट इज अबाउट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब कभी भी हम बात कर रहे हैं बायो रेमेडिएशन की, तो इसमें जो बायो वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। एंड देन दैट रेमेडिएशन का क्या मतलब है इस पूरे के पूरे हेडिंग के अंदर? रेमेडिएशन का मतलब है हम यहां पर ले रहे हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कह दीजिए या फिर क्योर कह दीजिए। किसी तरीके की ट्रीटमेंट या क्योरिंग की जाएगी बाय यूजिंग अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, छोटे छोटे टेक्निकल एरर्स की वजह से जो ब्रेक हो रहा है हमारा लेक्चर, चलिए कंटिन्यू करें। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बायो रेमेडिएशन की, और मैंने जो पूरा का पूरा टर्म है उसे दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, जिसमें सबसे पहला वाला जो बायो पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, और जो रेमेडिएशन वाला पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेमेडिएशन वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं इस टर्म से? हम सिंपली कहना चाहते हैं वी आर ट्राइंग टू क्योर और मेक अ ट्रीटमेंट ऑफ एनीथिंग इन द बायो रेमेडिएशन प्रोसेस। बायो रेमेडिएशन प्रोसेस एग्जैक्टली जो टॉपिक है ये हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, और इसी के साथ साथ हम गेट के अंदर बायो प्रोसेसिंग में भी पढ़ रहे हैं, और किसी न किसी तरीके के ट्रीटमेंट के तौर पर हम कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। किसी न किसी चीज़ को ट्रीट करने के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पर किसी भी तरीके के पल्यूटेंट को, किसी भी तरीके के अनवांटेड सब्सटेंस को किसी पर्टिकुलर प्लेस से या किसी पर्टिकुलर मिक्सचर में से क्लीन करने के लिए, हटाने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, विच इज कॉल्ड बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन को हम बेसिक से शुरू करते हुए और जो है आगे तक लेकर के जाएंगे। अब अगर सिंपल तरीके से
बायो रिमेडिएशन को डिफाइन करें तो क्या मतलब निकल करके आता है, आइए उसे समझने की कोशिश करें। सो जब कभी भी बायो रिमेडिएशन की बात की जाएगी, सो वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट of some kind of polluted environment और polluted conditions, किसी भी तरीके के pollution को क्योर करने के लिए, pollutant को eliminate करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। सो अब डायग्रामेटिकली इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। सो दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग सम काइंड ऑफ, सपोज ये हमने एक सॉइल की लेयर बना दी और इस सॉइल के लेयर के ऊपर किसी यूनिक तरीके का पोल्यूटेंट है जो कि स्प्रेडेड है। सो दिस पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग द पोल्यूटेंट। सो ये किसी तरीके का पोल्यूटेंट है जो कि सॉइल पर फैल गया है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रीजंस फॉर अ पोल्यूशन नाउअडेज। इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे बड़ी वजह है। आज के समय जो भी पोल्यूशंस हम आसपास में देख सकते हैं, एंड हाउ टू रिमूव दीज पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एनी टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इसी को हम बायो रिमेडिएशन में पढ़ते हैं। सो अब इस पूरे के पूरे पोल्यूटेड साइट को कैसे क्लियर किया जाएगा बायो रिमेडिएशन की मदद से, यही सारी बातें हम यहां पर करने वाले हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन पोल्यूटेड साइट एंड वी वांट टू यूज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू क्लियर द पोल्यूशन ऑफ दिस पोल्यूटेड साइट। सो व्हाट इज एग्जैक्टली बायो रिमेडिएशन? अब इसको हम एक सिंपल तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और डेफिनेशन के लिए हमने एक पोल्यूटेड साइट ले ली है और इस पोल्यूटेड साइट में हम किसका इस्तेमाल करने वाले हैं? यस, किसी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सो इफ वी आर यूजिंग अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू ट्रीट और टू क्योर द पोल्यूशन ऑफ एनी पोल्यूटेड साइट, that entire process will be simply called it as a, yes, क्या कहेंगे उसे? बायो रेमेडिएशन। तो इस पोल्यूटेड साइट को ट्रीट करने के लिए हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करेंगे तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बायो रेमेडिएशन कहा जाएगा। अब what are the different types of pollutants? What are the different types of organisms which is generally get used under the treatment of polluted site? सो बायो रिमेडिएशन में ऐसे कौन कौन से तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसी के साथ साथ ऐसे कौन कौन से पोल्यूटेंट्स को ट्रीट किया जा सकता है, इनके बारे में बात करें। सो एक एक करके हर एक चीज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की हम कोशिश करेंगे। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से तरीके के पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं, तो एक बार के लिए उन पोल्यूटेंट्स की लिस्ट बना ली जाए। So what are the different types of pollutants are present in our surrounding which can cause a pollution to any particular habitat? So these pollutants are categorized into various categories. For example, heavy metals. So heavy metals का pollution हो सकता है किसी भी particular place पर। heavy metals के साथ साथ other examples are, हो सकता है कि कहीं पर रेडियो एक्टिव pollutants की वजह से pollution हो रहा हो। Along with that, the pesticides, पेस्टिसाइड्स के अलावा हो सकता है एक्सप्लोजिव्स। एक्सप्लोजिव्स भी एक तरीके के पोल्यूटेंट्स माने जाते हैं। उसी के साथ साथ फ्यूल कि फ्यूल्स भी अगर किसी जगह पर गिर जाए, ऑयल स्पॉइलेज हो जाए या जो तेल है वो कहीं गिर जाए, तो ये भी एक तरीके का पोल्यूटेंट की तरह काम कर सकता है। उसी के साथ साथ और भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम यहाँ पर एक बार के लिए लिख लेते हैं। दैट इज वोलेटाइल ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स, उसी के साथ साथ सेमी वोलेटाइल ऑर्गेनिक compounds. So there are various types of pollutants are present, and these pollutants, they can cause a pollution to any particular site or any particular habitat. अब अगर किसी वजह से किसी हेवी मेटल का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाए या किसी एक्सप्लोजिव मटेरियल का कहीं पर कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, कहीं पर ऑयल स्पिलेज हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को फिर से कैसे ट्रीट किया जा सकता है, फिर से कैसे उसको नॉर्मल किया जा सकता है, इसी पूरे के पूरे प्रोसेस को हम यहाँ पर बायो रेमेडिएशन वाले टॉपिक में डिस्कस करते हैं. सो नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पोल्यूटेड साइट्स. कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है. So organisms we can use बैक्टीरियाज को यूज किया जा सकता है ट्रीटमेंट के लिए. We can use a fungi for the treatment of any polluted site, or we can use plants for the treatment of any polluted site. किसी भी polluted site को ट्रीट करने के लिए इन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. सो बैक्टीरियाज का इस्तेमाल किया जा सकता है, और फंजाई का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लांट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. आप किसी भी तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं अगर किसी पोल्यूटेड साइट को ट्रीट करने के लिए, तो इसे सिंपली बायो रेमेडिएशन कह दिया जाएगा. अब ये जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इट मे बी द बैक्टीरिया, इट मे बी द फंजाई, इट मे बी द प्लांट, इन्हें 3 अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जा सकता है. कौन कौन सी 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनमें इन्हें कैटेगराइज किया जा सकता है. सो जनरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी पोल्यूटेड साइट, हम जो भी ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कि वो ऑर्गेनिजम्स इंडिजीनियस ऑर्गेनिजम्स हो. इंडिजीनियस का मतलब वो उसी पोल्यूटेड साइट पर पाए जाते हैं, और वहां पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स का ही हमने क्या कर लिया, ट्रीटमेंट्स में इस्तेमाल कर लिया, वहां के पोल्यूशन को क्योर करने के लिए इस्तेमाल कर लिया. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैटेगरी और द टर्म व्हाट वी शुड रिमेंबर. हो सकता है कि ट्रीटमेंट के लिए, बायो रेमेडिएशन पर्पस के लिए हम पोल्यूटेड साइट पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स का ही इस्तेमाल कर लें, और अगर ऐसा किया जाता है तो इसे इंडिजीनियस ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहा जाएगा. बट इन सर्टन केसेस, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इंडिजिनस जो भी स्पीशीज है उन्हीं का इस्तेमाल कर लिया जाता है. बट कभी कभार हो सकता है कि हमें बाहर से भी कुछ ऑर्गेनिजम्स को इंट्रोड्यूस करना पड़े, और अगर बाहर से हम किसी ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर ऐसे ट्रीटमेंट को हम एक्सोजिनस, और ऐसे माइक्रोब्स को हम एक्सोजिनस माइक्रोब्स कहेंगे. नाउ nowadays, because of the advancement in a science, apart from exogenous and endogenous, we are also utilizing a third type of category of organisms that is called genetically modified organisms. So GMOs का भी आजकल ट्रीटमेंट्स में, रेमेडिएशंस में इस्तेमाल किया जाता है. सो एक बार के लिए हम इन तीनों कैटेगरीज को ध्यान रखेंगे कि what are the different types of organisms we can use for the bioremediation purpose. और बायोरेमेडिएशन पर्पस के लिए इन अलग अलग तरीके के कैटेगरीज में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कैटेगराइज किया जा सकता है. वी कैन यूज इंडिजीनियस जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें, या फिर कोई एक्सोजीनियस ऑर्गेनिज्म है उसका इस्तेमाल कर लें, या उसी के साथ साथ देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन सर्टेन केसेस वी कैन गो फॉर अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. सो अब कुछ और सारी बातें जो है वो हम डिस्कस करें. दैट इज नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग हाउ वी कैन go for the use of different types of species. For example, अगर
ये कोई एक पोल्यूटेड साइट है और इस पोल्यूटेड साइट को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, and this is some kind of pollutant which is spreaded on the surface. तो इस साइड को हम क्या नाम देंगे? This is a yes polluted site. अब इस polluted site की कॉपी बना लेते हैं। और इस पोल्यूटेड साइट की ट्रीटमेंट के लिए अगर हम किसका इस्तेमाल करें? माइक्रोब्स का, या सपोज हमने यहां पर एक बैक्टीरिया ड्रॉ कर दिया, अगर हमने इस ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया इस पोल्यूटेड साइट को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, इट मे बी इंडिजिनियस, इट मे बी एक्सोजिनियस, इट मे बी जीएमओस, कोई भी हो, तो ऐसे पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए जो टर्मिनोलॉजी हम यूज कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं कि अगर किसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल, इट मे बी इंडिजिनियस, इट मे बी एक्सोजिनियस, इट मे बी द जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाए, क्या करने के लिए? इस पोल्यूटेड साइट को ट्रीट करने के लिए। तो बताइए ऐसे पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को या क्योरिंग प्रोसेस को क्या नाम दिया जा सकता है? सो एक बार के लिए जो भी आपको सही आंसर लगता है आप यहां पर फटाफट कमेंट में पोस्ट करें। क्या नाम दे सकते हैं ऐसे ट्रीटमेंट के लिए? यस, क्या कहा जाएगा इसे? वेट कर रहा हूं मैं कि कमेंट में आप लोग बताएं कि अगर किसी बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाए पोल्यूटेड साइट को क्योर करने के लिए या ट्रीट करने के लिए, तो इसे क्या कहा जाएगा? जल्दी से आंसर लिखें आप लोग। जी हाँ, इसे सिंपली कहा जाएगा बायो रेमेडिएशन। सो यहां पर आपको क्लियर रहना है कि बायो रेमेडिएशन तो ब्रॉडली हम हर तरीके के ऑर्गेनिजम्स के यूज को कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरिया को जब आप यूज कर रहे हो तो कोई अलग सा टर्मिनोलॉजी यूज नहीं होता, इट इज सिंपली द बायो रेमेडिएशन ओनली। लेकिन अब कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं बैक्टीरियाज के जिनका इस्तेमाल अलग अलग तरीके के पोल्यूटेंट्स को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए किया जाता है। सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल व्हाट वी आर इंट्रोड्यूसिंग दैट इज स्यूडोमोनास पुटिडा। F1 स्ट्रेन जो है वो ये है और इसका इस्तेमाल किया जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को ट्रीट करने के लिए। सो ये जो भी हम यहाँ लिस्ट बना रहे हैं बहुत जरूरी लिस्ट है, ये एग्जाम्स में सीधे सीधे इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं और आएंगे भी। सो इस लिस्ट को हम एक बार के लिए याद रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज स्यूडोमोनास पुटिडा। नाउ इट इज अ नॉर्मल स्ट्रेन, नेचुरल स्ट्रेन, जो कि कई तरीके के टोलिन एंड नैप्थलीन जैसे पोल्यूटेंट्स को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए यूज किया जा सकता है। देन द अदर एग्जांपल्स आर दैट इज मिथाइलियोसीबियम, इसका इस्तेमाल किया जाता है मिथाइल
टेट्रा ब्यूटाइल ईथर को ट्रीट करने के लिए। उसी के साथ साथ नेक्स्ट एग्जांपल इज अल्को निवोराक्स, बार्क्यूमेंसिस, इसका इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल हाइड्रोकार्बन्स को ट्रीट करने के लिए। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट इज डाइनोकोकस रेडियोड्यूरम, इसका इस्तेमाल किया जाता है हेवी मेटल एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स को क्योर करने के लिए। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ द स्पीशीज, द वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीशीज which is generally used to cure the various types of pollutants। अगर ये pollutants किसी habitat के अंदर आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो इनमें से जो भी सिलेक्टेड और रिक्वायर्ड स्पीशीज होगा उनका इस्तेमाल कर लिया जाता है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जहां से आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस मिल सकते हैं और आगे भी इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये तो बात हो गई पहला एग्जाम्पल। नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कोई पोल्यूटेड साइट है और इस पोल्यूटेड साइट को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए अगर हम किसका इस्तेमाल कर लें, आइडेंटिफाई करें और फटाफट आंसर दें कि बताइए इस रेमेडिएशन को क्या कहा जाएगा। इस रेमेडिएशन के लिए हम कौन सा टर्म यूज करें, परफेक्ट वाला, सही वाला? यस, फटाफट आंसर दीजिए सब लोग। क्या कहेंगे इसे? सो आंसर जल्दी जल्दी आना चाहिए। दिस विल बी कॉल्ड इट एज अ, हाँ, फंजाई मैंने ड्रॉ किया, सही बात है, फंजाई ड्रॉ किया है मैंने। हाँ, करेक्ट आंसर है तो बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन का ही एक टाइप है ये, लेकिन अब हम इसको स्पेसिफाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे फंजाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। सो इट विल बी कॉल्ड एज अ माइको रेमेडिएशन। सही है, दिस इज द परफेक्ट टर्म व्हाट वी कैन यूज। सो अब ऐसे ही कई सारे फंगसेस हैं जिनका इस्तेमाल कर लिया जाता है क्या करने के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए। तो कौन कौन से ऐसे फंगसेस हैं जिनका इस्तेमाल कई सारे पोल्यूटेड साइट्स को क्योर करने के लिए और यूनिक तरीके के पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए कर लिया जाता है। सो द एग्जांपल्स व्हाट वी आर इंट्रोड्यूसिंग, दैट इज एस्परजिलस। एस्परजिलस स्पीशीज का इस्तेमाल कई तरीके के पोल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए, क्योर करने के लिए यूज कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल फिनॉल्स, कैडमियम एंड निकल जैसे पोल्यूटेंट्स को ट्रीट करने के लिए, क्योर करने के लिए यूज कर लिया जाता है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज फ्यूजारियम। फ्यूजारियम स्पीशीज का यूज प्रोपेनाइल इस यूनिक तरीके के पोल्यूटेंट को क्योर करने के लिए किया जाता है। अगैरिकस स्पीशीज का इस्तेमाल मर्क्यूरी एंड
कैडमियम के पोल्यूटेंट को क्योर करने के लिए किया जाता है। इसी के साथ साथ अमानिटा, अमानिटा के बारे में आप सब जानते ही होंगे। अमानिटा इज अ टाइप ऑफ, अमानिटा इज अ टाइप ऑफ फंजाई, जो कि एक तरीके का जहरीला फंगस होता है। इनके स्पीशीज का इस्तेमाल मर्क्यूरी के ट्रीटमेंट्स में कर लिया जाता है। तो यहाँ पर जो भी लिस्ट हम बना रहे हैं बड़ी जरूरी है और डेफिनेटली ये आपके काम आएगी। सो रिमेंबर ऑल दीज एग्जाम्पल्स व्हाट वी आर राइटिंग ओवर हियर, और यहां से आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। नाउ ये तो हो गया सेकंड एग्जाम्पल। अब आगे क्या, अब आगे हम कौन सा एग्जाम्पल लेने वाले हैं? सो अब आइडेंटिफाई करके बताएं कि अब हम थर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं और ये कोई पोल्यूटेड साइट है जिसको ट्रीट करने के लिए अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? कई लोग पहले ही आंसर जान चुके हैं और अब वो फटाफट चाहें तो आपके आंसर्स पोस्ट कर सकते हो। सो फटाफट आंसर्स को पोस्ट करें यहाँ पर। ये बताइए, अब अगर पोल्यूटेड साइट को ट्रीट करने के लिए किसी प्लांट का इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसे या ऐसे बायो रेमेडिएशन को क्या कहा जाएगा? सो आंसर दें फटाफट। क्या कहेंगे भाई? ये प्लांट है, सही बात है। ये डायग्राम अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये प्लांट है। तो बताइए। यस, जी हाँ, आंसर आने शुरू हो गए। सही बात है, दैट इज कॉल्ड फाइटो रेमेडिएशन। फाइटो रेमेडिएशन एक अकेला ही ब्रॉड कंसेप्ट है, बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है। इसको भी अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो एक लेक्चर यहां के लिए सेपरेट ही लग जाएगा। सो फाइटो रेमेडिएशन को इस लेक्चर में हम ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। ज्यादा जो भी डिस्कशन होगा दैट विल बी इन रिलेशन विद द बैक्टीरिया। ओके, सो ज्यादातर हम बायो रेमेडिएशन के बारे में ही बात करेंगे। बायो रेमेडिएशन में भी हम फाइटो रेमेडिएशन पे नहीं आने वाले। फाइटो रेमेडिएशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि सेपरेट लेक्चर आपके लिए बनाया जाए, लाइव लाया जाए, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आपकी जो डिमांड है वो पोस्ट करें और डेफिनेटली आपके लिए फाइटो रेमेडिएशन के ऊपर भी पूरा का पूरा एक सेशन ले लिया जाएगा। फिलहाल आज का जो सेशन है वो हम रेस्ट्रिक्ट करने वाले हैं इसके ऊपर, बायो रेमेडिएशन वाले कंसेप्ट के ऊपर। सो दिस इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इफ इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एनी पोल्यूटेड साइट। अब एक और छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर मैं अलगे का इस्तेमाल कर लूं, अलगे का इस्तेमाल कर लूं तो क्या होगा? तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज कर सकते हैं? एनीवन, किसी पोल्यूटेड साइट को ट्रीट करने के लिए अलगे का इस्तेमाल किया जाए। हेवी मेटल्स का कंटामिनेशन अगर हो गया है तो उसे कम करने के लिए अलगे का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो इसके लिए कौन सा टर्म यूज किया जा सकता है? यस, फटाफट पोस्ट करें आपका आंसर। कुछ बच्चों ने सही आंसर दे दिया, फाइको। फाइको का मतलब होता है अलगे। स्टडी ऑफ अलगे इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। सो फाइको रेमेडिएशन, बहुत अच्छे, सही बात है। सो फाइको रेमेडिएशन, इस तरह से बहुत सारे टर्म्स होते हैं। जब आप कभी भी बायो रेमेडिएशन पढ़ोगे और इन टर्म्स के ऊपर आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे, और क्योंकि हमें इन टर्म्स के बारे में ही पता नहीं होता तो हम गलती कर जाते हैं और काफी सारी चीजें हैं जो हमसे छूट जाती हैं। अब
क्योंकि प्लांट्स का इस्तेमाल भी किया जाता है बायो रिमीडिएशन के अंदर, जिसे हम फाइटो रिमीडिएशन कहते हैं। तो यहाँ के लिए भी कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन हैं जो हमें पता होनी चाहिए। द फर्स्ट एग्जाम्पल वर्ड वी आर इंट्रोड्यूसिंग दैट इज टेरेस। टेरेस विटाटा इज वन ऑफ द प्लांट स्पीशीज जिसका इस्तेमाल किया जाता है आर्सेनिक ट्रीटमेंट के लिए। आर्सेनिक का हाइपर एक्यूमुलेटर भी कह सकते हो आप इसे। किसे? टेरिस विटाटा एज अ यस हाइपर एक्यूमुलेटर। हाइपर एक्यूमुलेटर मतलब बहुत सारी क्वांटिटी के अंदर अगर सॉइल में आर्सेनिक का कंटामिनेशन है तो आप इस पौधे का इस्तेमाल करें और फटाफट वहां से ये क्या करेगा, आर्सेनिक को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेगा। उसी के साथ साथ कुछ और भी पौधे हैं, जैसे कि एक लेग्यूमिनस प्लांट का एग्जाम्पल है विच इज कॉल्ड विग्ना, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्योरिंग ऑफ कंटामिनेशन ऑफ एट्राजिन। व्हाट इज एट्राजिन? कोई बता सकता है एट्राजिन क्या होता है? यस, व्हाट इज एग्जैक्टली एट्राजिन? प्लांट फिजियोलॉजी में आपने पढ़ रखा है। सो बताइए ये एक तरीके का क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, दैट इज लेमना। लेमना माइनर। जी हाँ, एट्राजिन क्या है बताइए। सो एट्राजिन इज अ टाइप ऑफ, यस, आंसर नहीं आया अभी तक, पेस्टिसाइड है। अच्छा, यस, इट इज हर्बिसाइड। तो ये एक तरीके का हर्बिसाइड है जिसका कंटामिनेशन अगर ज्यादा हो जाए सॉइल के अंदर तो विग्ना ऐसे प्लांट्स का इस्तेमाल फाइटो रिमेडिएशन के तौर पर किया जा सकता है। किसी बच्चे ने पूछा है कि सर इफ वी यूज फंजाई पॉल्यूटेड साइट देन क्या कहेंगे? अभी तो मैंने पढ़ा दिया कि अगर हम फंजाई का इस्तेमाल करें पॉल्यूटेड साइट को क्योर करने के लिए तो उसे हम माइको रेमिडिएशन कहेंगे। सो माइको, तो माइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ फंजाई, तो ये आपको पता होना चाहिए, याद रखें इसे। नेक्स्ट इज थैलियम का अगर पोल्यूशन हो जाता है तो लेमना का इस्तेमाल किया जा सकता है। देन पाइसम, पाइसम स्पीशीज, मटर के जो पौधे हैं इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है ट्रीटमेंट्स के लिए। दैट इज वेरियस टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। द नेक्स्ट एग्जांपल इज एलियम। एलियम के जो भी स्पीशीज हैं, एलियम सेपा का भी आप एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं। एलियम आप जानते हैं दैट इज अनियन का इस्तेमाल भी किया जाता है। यस, इंडस्ट्रियल जो भी इफ्लुएंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज कैथरंथस। कैथरंथस रोजियस का भी इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज नाइट्रो एक्सप्लोसिव, जैसे कि RDX, ऐसे कुछ जो भी कंटामिनेंट्स हैं उनको क्योर करने के लिए कैथरंथस रोजियस इस प्लांट का इस्तेमाल किया जाता है। सो ये कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और अगर ये पता है तो डेफिनेटली हम कई सारे ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं जिनके लिए हमें ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। सो दिस इज अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ remediation mechanisms by using different types of organism। अब हम सीधे आते हैं उस कंसेप्ट के ऊपर जिसके लिए हम कब से इंतजार कर रहे हैं, दैट इज फाइटो रेमिडिएशन, राइट। सो फाइटो रेमिडिएशन को अब हम यहाँ पर प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अभी तक जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था वो चल रहा था। कौन सी किताब से पढ़ा रहे हो? ओके, सो बायो रेमिडिएशन की एक सेपरेट ही किताब है जिससे मैं पढ़ा रहा हूं। सो नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग बायो रेमिडिएशन
is aerobic or anaerobic. सो जो भी बायोरिमिडिएशन है ये दो तरीकों का होता है, सिंपल सी हम ये बात करने वाले हैं. व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ एरोबिक एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनारोबिक? ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो हम जानते हैं कि जब कभी भी किसी पर्टिकुलर पोल्यूटेड साइट को ट्रीट किया जा रहा हो और ट्रीटमेंट के दौरान एरोबिक ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा हो तो हम इसे एरोबिक बायोरिमिडिएशन कह सकते हैं, और अगर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है तो हम सिंपली उसे एनारोबिक बायोरिमिडिएशन कह सकते हैं. सो व्हाट इज एग्जैक्टली द एरोबिक एंड एनारोबिक बायोरिमिडिएशन, एक बार के लिए समझने की कोशिश करें. सो द फर्स्ट टाइप, इफ एनी pollutant it is treated with the help of some kind of microorganism. ट्रीट करने के लिए किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाए और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्चुअल एंड प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है हम पोल्यूटेंट का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं ताकि जो ट्रीटमेंट है वो फास्ट तरीके से हो सके. और ऐसा करने पर देखने को मिलता है कि एज अ बाय प्रोडक्ट और एज अ एंड प्रोडक्ट क्या चीजें निकल करके आती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ एंड प्रोडक्ट निकल करके आता है. जो भी पोल्यूटेंट है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट इज एरोबिक ऑर्गेनिज्म. तो उसे हम सिंपली एरोबिक बायोरिमिडिएशन कह देंगे. और जो दूसरा टाइप है दैट इज द इफ pollutant it is treated by the microorganism that is in absence of ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो देखने को मिलेगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस समय CO2 का फॉर्मेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं. लेकिन उसी के साथ साथ कोई इंटरमीडिएट बाय प्रोडक्ट भी बनेगा. जो इंटरमीडिएट बाय प्रोडक्ट बनेगा, दिस बाय प्रोडक्ट विल बी मे बी लेस टॉक्सिक, मे बी इक्वली टॉक्सिक लाइक अ पोल्यूटेंट. जो पोल्यूटेंट हो सकता है उसके ही इक्वली क्या हो, टॉक्सिक हो. और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो हाईली टॉक्सिक हो. जब कभी भी ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो ऑर्गेनिज्म है वो रेमेडिएशन के लिए यूज किया जा रहा है या जो भी पोल्यूटेंट है उसको ब्रेक कर रहा है तो उसको हम सिंपली क्या कह देंगे, एनारोबिक बायोरिमिडिएशन. अब यहां पर एक जो बात समझने वाली है वो ये कि कभी भी किसी भी पोल्यूटेड साइट को क्योर करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, जो पोल्यूटेड साइट है वो क्योर हो जाए, जो पोल्यूशन है वो वहां से एलिमिनेट हो जाए. सो मोस्ट ऑफ द टाइम इफ वी आर ट्राइंग टू cure the any type of pollutant in any type of polluted site, so we generally go for the aerobic bioremediation. मतलब हम aerobic organisms का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एयर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, एरेशन प्रोवाइड करते हैं. और इस एरेशन के प्रेजेंस में डेफिनेटली जो भी डिकम्पोजिशन की एक्टिविटीज़ है, जो भी ब्रेकडाउन की एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही तेजी से होगी और बहुत ही कम समय में जो पोल्यूटेंट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा. सो वैसे तो दो अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं बट ज्यादातर कोशिश की जाती है कि एरोबिक कंडीशंस को मेंटेन रखा जाए, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि बहुत ही कम समय में मैक्सिमम ब्रेकडाउन किया जा सके. बट ऐसा हम नहीं कह सकते कि एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता या एनारोबिक कंडीशंस में जो है रेमेडिएशन नहीं किया जाता, किया जाता है. बट मोस्टली we'll go for the aerobic remediation. So ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो कि एक बार के लिए हमें पता हो. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एरोबिक तरीके से और एनारोबिक तरीके से ब्रेकडाउन का काम करते हैं एट द टाइम ऑफ बायोरिमिडिएशन. सो उनके भी जो एग्जांपल्स हैं हम एक बार के लिए यहाँ पर पढ़ लें. सो दैट इज सी वनीला
वेनिडेंसिस, ये एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एरोबिक कंडीशन में भी एंड एनारोबिक कंडीशन में, दोनों कंडीशंस में एक्टिविटी कर सकता है, क्योर और ट्रीटमेंट वाली एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज ज़ैंथोमोनास। ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म है एंड देन स्यूडोमोनास प्यूटिडा, this is obligate एरोब। ये एक ऑब्लिगेट एरोब है। ऑब्लिगेट का मतलब हम जानते हैं कि क्या होता है। ऑब्लिगेट का सिंपल सा मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अपनी एक्टिविटी करता है। तो ध्यान रखें इस बात का कि ये कुछ और भी एग्जांपल्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिए, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन यहां से भी बन जाए। और अब हम आगे के पार्ट पर आते हैं, एक्चुअल पार्ट पर आते हैं, दैट इज बायोरिमेडिएशन। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जब कभी भी किसी पर्टिकुलर साइट को ट्रीट करना होता है, क्योर करना होता है, तो ट्रीटमेंट के दौरान, क्योरिंग के दौरान हो सकता है कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस किया जाए, पूरा का पूरा प्रोसीजर किया जाए, वो उसी प्लेस पर किया जाए जहां पर कंटामिनेशन हुआ था, जिस जगह पर कंटामिनेंट स्पॉइल हुआ था। और दूसरा जो तरीका है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ट्रीटमेंट के लिए हम कंटामिनेटेड सॉइल का इस्तेमाल या कंटामिनेटेड वाटर, याद रखें कि कंटामिनेटेड सॉइल हो सकता है, कंटामिनेटेड वाटर हो सकता है, जो भी चीज है वो किस पर्टिकुलर प्लेस पर कंटामिनेट हुई थी, जहां पर कंटामिनेट हुई थी वहीं पर उसे ट्रीट किया जा रहा है, या फिर वहां से किसी और जगह पर ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके जाया जा रहा है। अकॉर्डिंगली द ट्रीटमेंट of bio, or we can say the bioremediation, it is categorized into two categories. It may be in situ bioremediation, or it may be ex situ bioremediation. So we are simply introducing the types of bioremediation, और जो टाइप है ये हम किस बेसिस पे कह रहे हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ ट्रीटमेंट। जो भी साइट है ट्रीटमेंट का वो क्या है। तो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज कॉल्ड इन सीटू बायोरिमेडिएशन, और जो दूसरा टाइप होगा उसे हम कहेंगे एक्स सीटू बायोरिमेडिएशन। सो व्हाट इज इन सीटू, व्हाट इज एक्स सीटू, आइए एक एक करके डिस्कस करें। So what is exactly in situ type of bioremediation? In situ type of bioremediation क्या होता है कि अगर जो ट्रीटमेंट है ये कहां पर किया जाए, एट द साइट ऑफ कंटामिनेशन, जहां पर कंटामिनेशन हुआ था उसी जगह पर ट्रीटमेंट कर दिया जाए, तो इसे हम इन सीटू बायोरिमेडिएशन कह देंगे। और ये सबसे सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड होता है। ये सबसे सिंपल तरीके का ट्रीटमेंट है, सबसे लेस एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि जब किसी भी पोल्यूटेड पार्ट को, इट मे बी द पोल्यूटेड वाटर, इट मे बी द पोल्यूटेड सॉइल, उसे ट्रीटमेंट के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, तो आप देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन एंड और भी कई सारी चीज़ों का जो खर्च है वो बढ़ जाता है, लेबर वर्क बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क बढ़ जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो कॉस्ट होगी वो काफ़ी हाई हो जाएगी, प्रोसेस काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। नाउ एक्स सी टू कब कहेंगे, एक्स सी टू इफ द ट्रीटमेंट
is away from the contaminated site. सो कंटामिनेटेड साइट से दूर ले जाकर के अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो इसके लिए जो हम टर्म यूज करेंगे दैट इज सिंपली कॉल्ड XC2। और जैसा कि हमने कह दिया कि जब कभी भी आप बात करेंगे XC2 बायो रिमीडिएशन की, तो XC2 बायो रिमीडिएशन में जो भी कंटामिनेटेड सॉइल होगा या वाटर होगा उसे वहां से मूव करने की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वी हैव टू गो फॉर एक्सकेवेशन करना पड़े, वहां से मिट्टी की खुदाई करनी पड़े, या फिर पॉसिबिलिटी है कि अगर वो कंटामिनेटेड वाटर है तो वाटर को, अगर वो अंडरग्राउंड वाटर है तो उस वाटर को हमें क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, पुल ऑफ वाटर जमीन से बाहर निकालना पड़ेगा, एंड उसके लिए बड़े बड़े पंप लगेंगे। सो इस तरीके की कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं जो कि बढ़ जाती हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कंपैरेटिवली मोर एक्सपेंसिव, ये कुछ ज्यादा ही महंगा हो जाता है। So likewise, these are the two different types of bioremediation methods what we can apply. सबसे पहले जो in situ bioremediation के methods हैं उन्हीं को अब हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। So in situ के अंदर अब आगे की कुछ बातें की जा रही हैं, उन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करें। So again we need to make some kind of contaminated site. ये कोई contaminated site है और we can say polluted site है। So इस polluted site के ऊपर ये किसी तरीके का pollutant है जो spread हुआ है, और अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ यूनिक तरीके के कंडीशंस। सो इट इज अ पोल्यूटेड साइट। अब पोल्यूटेड साइट को ट्रीट करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि पोल्यूटेड साइट पे पाए जाने वाले इंडिजिनियस माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाए। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रेटेजी और द मोस्ट कॉमन स्ट्रेटेजी विच इज यूज्ड इन अ बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन में ज्यादातर कोशिश यही की जाती है कि जो भी पोल्यूटेड साइट है वहां पर अगर कोई ऐसी स्पीशीज पाई जा सकती है जो कि नेचुरली वहीं पर पाई जाती है और आसानी से उस पोल्यूटेंट को वहां से एलिमिनेट कर सकती है, तो फिर उसी पर्टिकुलर स्पीशीज का ट्रीटमेंट में इस्तेमाल कर लिया जाएगा। जब कभी भी इंडिजिनियस स्पीशीज का इस्तेमाल ट्रीटमेंट में किया जाता है तो हम देखते हैं कि कुछ बहुत मिनिमम तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें फुलफिल करनी है, और बायो रेमेडिएशन का जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो इंडिजिनस स्पीशीज को जब कभी भी हम यूज कर रहे हैं बायो रेमेडिएशन प्रोसेस के लिए, तो क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमें प्रोवाइड करनी पड़ सकती हैं टू इंक्रीज द रेट ऑफ बायो रेमेडिएशन और द रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ पोल्यूटेंट। सो जो भी पोल्यूटेंट है उसकी जो रेट ऑफ डिग्रेडेशन है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो हमें वहां पर प्रोवाइड करनी पड़ सकती हैं। सो जो बेसिक चीजें हैं दैट इज, अगर वो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करता है तो हमें ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। दैट इज, हमें कंटिन्यूअस एरेशन का कोई ना कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी जो चीज यहां पर लग जाती है दैट इज दैट वी हैव टू ऐड अ कंटिन्यूअस न्यूट्रिएंट्स फॉर दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया जो कि वहां पर प्रेजेंट है, नेचुरली वहां पर पाया जाता है, और अगर उसे हम फेवरेबल कंडीशन दे दें तो बहुत ही कम समय में अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लेगा और पोल्यूटेंट्स को डिग्रेड कर देगा, वहां से पूरी तरह से खत्म कर देगा। सो मोस्टली इंडिजिनस माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है।
सो इंडिजिनस माइक्रोब्स को यहां पर एक टाइम के लिए ड्रॉ कर दें. दिस इज सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो कि यहीं पर पाया जाता है, इसी पोल्यूटेड सॉइल के अंदर पाया जाता था, तो हमने इसी का इस्तेमाल कर लिया. अब यहीं पर पाया जाता था, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये इसका घर था, यहीं पर पाया जाता था. सो इट इज अ इंडिजिनस स्पीशीज. सो इंडिजिनस स्पीशीज का हो सकता है इस्तेमाल कर लिया जाए. देन अब हम बात कर रहे हैं कि कुछ केसेस में अगर इंडिजिनस स्पीशीज वहां पर अवेलेबल नहीं है या बहुत ही वीक तरीके की है, स्लो तरीके से डिग्रेडेशन कराती है, सो इन दैट केस वी कैन गो फॉर एक्सोजीनियस माइक्रोब्स. अब हम हो सकता है बाहर से कुछ माइक्रोब्स को ले आए, एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये माइक्रोब्स नॉर्मल और नेचुरल माइक्रोब्स हैं. सो अब ये कोई बाहर से इंट्रोड्यूस्ड बैक्टीरिया है जिसको हम किसी और जगह से कलेक्ट करके लाए हुए हैं, और हम जानते हैं कि इसके पास डिग्रेड करने की एबिलिटी है इस पर्टिकुलर पोल्यूटेंट को जो कि यहाँ सॉइल पर फैला हुआ है. अब क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, यहाँ का नहीं है, ये बाहर से आया है, तो इसे भी कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा. और अभी हमने जो नाम यहाँ दे रखा है दैट इज एक्सोजीनियस. इसका मतलब ये बाहरी है, बाहर किसी जगह से हमने इसको कलेक्ट किया था, एंड देन वी आर यूजिंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सम पोल्यूटेड साइट. तो क्योंकि ये बाहर से है तो लगना चाहिए बाहर से है. ये बाहर से आया है. सो ये बैक्टीरिया को जब हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसे हम क्या कह देंगे? एक्सोजीनियस बैक्टीरिया. और जो एक्सोजीनियस बैक्टीरियाज होते हैं इन्हें क्या क्या कंडीशंस देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये उस जगह पर नेचुरली तो नहीं पाई जाती. हो सकता है वो कंडीशन उनके लिए फेवरेबल ही ना हो, और अगर ये एरोबिक हैं तो इन्हें हमें क्या देना पड़ेगा? ऑक्सीजन की सप्लाई देनी पड़ेगी, एरेशन बढ़ाना पड़ेगा इनके नॉर्मल ग्रोथ के लिए. उसी के साथ साथ इन्हें न्यूट्रिएंट मीडियम भी देना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी करनी पड़ेगी. न्यूट्रिएंट की सप्लाई के साथ साथ वी हैव टू प्रोवाइड अ ऑप्टिमम कंडीशंस. ये सबसे बड़ी चीज है जो कि एक्सोजीनियस स्पीशीज को यूज करने के समय ध्यान रखनी पड़ती है कि आपको ऑप्टिमम कंडीशंस देनी पड़ेंगी, क्योंकि वो बैक्टीरिया वहां का नेचुरली ग्रोइंग बैक्टीरिया नहीं है. ठीक है, तो ऑप्टिमम कंडीशंस मतलब क्या? रिक्वायर्ड टेम्परेचर देना पड़ेगा, रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी पड़ेगी. ऑल रिक्वायर्ड कंडीशंस इफ यू विल प्रोवाइड optimum condition, if you will provide, then definitely that bacteria will grow with its maximum rate and it can go for a degradation of that entire pollutant in a fastest way. So this is the need of exogenous bacteria if we are introducing. अब exogenous bacteria हो सकता है कि natural हो, या हो सकता है कि मॉडिफाइड हो. तो अब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को. सो जो भी बैक्टीरियाज हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इनमें से कुछ भी हो सकते हैं. तो अगर कुछ ज्यादा ही इस तरीके की पोल्यूटेंट है जो कि नेचुरल नहीं है, विच इज अ जीनोबायोटिक टाइप ऑफ पोल्यूटेंट. जीनोबायोटिक्स मतलब ऐसा कोई पोल्यूटेंट जो नेचर में पाया नहीं जाता है, इसीलिए कोई ऐसा बैक्टीरिया भी नहीं है जो उस पर्टिकुलर पोल्यूटेंट को ब्रेक करना जानता हो. सो इट इज अ काइंड ऑफ फॉरेन कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन अ सॉइल और इन अ वाटर एज अ पोल्यूटेंट. जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो उस समय पर जरूरत पड़ सकती है कि हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना पड़े. और जब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म भी तो एक तरीके का एक्सोजीनस बैक्टीरिया ही है. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करना पड़ जाए
डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस। तो चलिए अब यहाँ पर हमने हो सकता है जीएमओस का इस्तेमाल कर लिया। जीएमओस विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, ठीक है, ह्यूमन द्वारा बदला हुआ, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ कोई ऑर्गेनिज्म है। सो इस तरीके से अलग अलग इंडिविजुअल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी पोल्यूटेड साइट को ट्रीट करने के लिए, और इनकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नाउ अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो भी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो मोर और लेस कैसी होंगी, मोर और लेस वो जो एक्सोजिनस स्पीशीज है वैसी ही होंगी। सो ध्यान रखिएगा, these are the various types of conditions at the time of treatment of any polluted site. Now अब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को, इनमें से कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले लो, ठीक है, इंडिजिनस स्पीशीज ले लो, एक्सोजिनस स्पीशीज ले लो या जीएमओज ले लो, इनमें से कोई भी स्पीशीज को अगर आप पोल्यूटेड साइट पर क्या करते हो, ऐड कर देते हो, तो वो कैसे किसी भी पोल्यूटेंट को मॉडिफाई करता है, कैसे किसी भी पोल्यूटेंट को वो डिग्रेड करता है, कन्वर्ट करता है लेस टॉक्सिक, लेस हार्मफुल कंपोनेंट में, अब इसे समझने की कोशिश करें। सो फॉर एग्जांपल, इंडिजिनस कोई स्पीशीज मिली इसी पोल्यूटेड साइट के अंदर, ये जो भी पोल्यूटेड साइट हमने कंसिडर किया हुआ है, इसी पोल्यूटेड साइट के अंदर हमें क्या मिल गया, कोई इंडिजिनस स्पीशीज मिल गई जो इस पोल्यूशन को आसानी से डिकम्पोज कर सकती है, आसानी से डिग्रेड कर सकती है। और ये पोल्यूशन किस तरीके का है, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर हेवी मेटल एज अ पोल्यूटेंट कंसीडर कर रहे हैं। कि मान लेते हैं कि ऊपर जो हमने डायग्राम बनाया उसमें किसी हेवी मेटल का क्या हुआ है, पोल्यूशन हुआ है, कोई पर्टिकुलर तरीके की हेवी मेटल है जो कि यहां पर क्या हो चुकी है, एक्यूमुलेट हो चुकी है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन यहां हाई हो गई है, और बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ हेवी मेटल दिस साइट इज कंटामिनेटेड। तो अब कैसे ये सारा का सारा ट्रीटमेंट होगा, कैसे कोई बैक्टीरिया इस हेवी मेटल को प्रोसेस करेगा, इसके बारे में बात करें। सो दो चीजें हमने कंसिडर की हैं। कौन कौन सी दो चीजें हमने कंसिडर की हैं? सो हमने कंसिडर किया सबसे पहली चीज क्या, कि जो भी साइट है वो हेवी मेटल से पोल्यूटेड है। दूसरा, वहां पर कोई ऐसा इंडिजिनस स्पीशीज पाया जाता है जो कि उस हेवी मेटल को प्रोसेस कर सकता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ये है कोई बैक्टीरिया, और ये जो भी बैक्टीरिया है अब कैसे इस हेवी मेटल के पोल्यूटेंट को प्रोसेस करेगा, उसे समझने की कोशिश करें। सो हेवी मेटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम Me मेटल इस सिंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं ले रहे हैं हेवी मेटल का। Me इज रिप्रेजेंटिंग द हेवी मेटल, दैट इज मेटल। सो अब कौन कौन से तरीके से इसकी प्रोसेसिंग हो सकती है, अब उसके बारे में बात की जाए। सो सबसे पहला तरीका जो कि देखने को मिल सकता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स इस तरीके से भी हेवी मेटल्स को प्रोसेस कर सकते हैं, दैट इज कि ये जो भी बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए एंड देन बाकी साइटोप्लाज्मिक पोर्शन, ये तो समझने वाली बातें हैं। सो ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और एक तरीका ये होता है कि जो भी मेटल, हेवी मेटल सॉइल में प्रेजेंट है, सराउंडिंग में प्रेजेंट है, ये उसे अपटेक कर ले। अपटेक करने के बाद ये अपनी बॉडी के अंदर इस हेवी मेटल को स्टोर कर ले। सो दिस इज वन ऑफ द वे, वन ऑफ द मेथड बाय विच द सम टाइप ऑफ बैक्टीरिया दे गो फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ हेवी मेटल। सो इस प्रोसेस को हम कहेंगे बायो एक्यूमुलेशन। क्या कहेंगे इसको?
बायो एक्यूमुलेशन। व्हाट इज बायो एक्यूमुलेशन? ध्यान रखिएगा कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर पोल्यूटेंट को एक्यूमुलेट कर ले ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, तो उसे हम बायो एक्यूमुलेशन कहेंगे। यहां पर इस बायो रिमेडिएशन के अंदर ये जो बैक्टीरिया है इसने हेवी मेटल को अपने बॉडी के अंदर अपटेक किया और स्टोर कर लिया। उसी के साथ साथ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बाद में ये इसे डिटॉक्सिफाई भी कर दे, सो डिटॉक्स भी कर दे, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। बाद में इसका डिटॉक्सिफिकेशन भी कर दिया जाएगा। दिस इज वन ऑफ द वे बाय विच सर्टेन बैक्टीरिया दे कैन गो फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ एनी टाइप ऑफ पोल्यूटेंट। अब आगे की बात करें, सो द नेक्स्ट एग्जांपल व्हाट वी आर इंट्रोड्यूसिंग दैट इज कि कोई पर्टिकुलर तरीके का हेवी मेटल सॉइल में प्रेजेंट है एंड दिस हेवी मेटल is reacting with some kind of substance in presence of this bacteria and get converted into MES, कुछ सल्फर के कंपाउंड्स में बदल गया। इसके पहले वाला जो पर्टिकुलर फॉर्म था दैट पर्टिकुलर फॉर्म वाज सॉल्युबल फॉर्म, ये एक सॉल्युबल फॉर्म था इस मेटल का, बट नाउ दिस फॉर्म इज बिकम इनसॉल्युबल। ये कैसा हो गया? इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसे जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर सॉल्युबल फॉर्म में जो भी हेवी मेटल्स थे उसको किसी दूसरे सॉल्ट के साथ, किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट के साथ रिएक्ट करा करके इसमें बदल दिया गया, इनसॉल्युबल फॉर्म में बदल दिया गया। इस तरीके के प्रोसेस को कहा जाता है बायो मिनरलाइजेशन। सो बायो मिनरलाइजेशन क्या है, इसे एक बार के लिए हमें समझना है कि किसी भी सॉल्युबल फॉर्म ऑफ पोल्यूटेंट को अगर किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स में बदल दिया जाए, तो इसे बायो मिनरलाइजेशन कहा जाएगा। दिस इज द सेकंड एग्जांपल। ये दूसरा तरीका है जिससे हो सकता है कि प्रोसेसिंग कर दी जाए। द नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज सपोज ये कोई फिर से मेटल है, हेवी मेटल है, और ये अपने कौन से पर्टिकुलर फॉर्म में है, ये अपने ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, और इस बैक्टीरिया द्वारा रिलीज किया गया कोई एंजाइम, कुछ एंजाइम ये रिलीज करता है, एंड दैट एंजाइम इज कॉजिंग अ रिडक्शन, इसका रिडक्शन करवा देता है, एंड बिकॉज ऑफ द रिडक्शन मेड बाय द एंजाइम that oxidized form it is get converted into reduced form, अपने ये reduced form में आ गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? This particular process will be called it as bio transformation। इसको क्या कहा जाएगा? Bio transformation, because of the enzyme produced by the bacteria, this particular oxidized molecule is get converted into reduced form, and this entire modification will be simply called as a biotransformation। इसी की तरह और भी कई सारी प्रोसेसिंग्स देखी जा सकती हैं। different types of bacteria they can go for different type of processes। now this is the another फॉर्म। अब और किन किन तरीकों से प्रोसेस किया जा सकता है? तो ये कोई मेटल, जो भी हेवी मेटल हमने कंसिडर किया था, ये उसका सपोज कोई सॉल्युबल फॉर्म है, और ये सॉल्युबल फॉर्म अगर किसी ऑर्गेनिक एसिड के साथ बाइंड हो जाए, रिएक्शन कर ले, एंड दैट मे बी ऑर्गेनिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया, और फॉर्म करे सॉल्युबल मेटल ऑर्गेनिक एसिड, ऐसा कोई पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बना दे, तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा बायो लीचिंग।
सो व्हाट इज एग्जैक्टली लीचिंग, ये हम जानते हैं कि जो भी पर्टिकुलर तरीके के मिनरल्स हैं अगर वो परकोलेट होते जाए, सॉइल के अंदर एक्यूमुलेट होते जाए तो इट इज कॉल्ड लीचिंग। बट यहाँ पर जो भी प्रोसेसिंग हो रही है इट इज बिकॉज ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया है जिसकी वजह से जो भी मेटल्स थे जो अपने इनसॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट थे, सॉइल के अंदर एक्यूमुलेट हो गए थे, उन्हें किसी तरीके से सॉल्युबल फॉर्म में बदल दिया गया। और एक बार सॉल्युबल फॉर्म में बदल दिया जाए तो वो धीरे धीरे जो है उस सॉइल से निकल करके हो सकता है निचली लेयर्स में मूव कर जाएं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे बाय विच वी कैन ट्रीट द कंटामिनेटेड साइट्स। द अदर एग्जाम्पल्स, और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और कौन से प्रोसेसेस हैं? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ यूनिक तरीके के एंजाइम्स अगर ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, सो this heavy metal it may get oxidized or it may produce some kind of oxidative molecules, और ऐसे ही हो सकता है कि कुछ रिडक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो। और अगर ये ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस जो भी हो रहे हैं, दे स्टार्ट मेकिंग अ रिएक्शन विद दिस हेवी मेटल, और इस हेवी मेटल का क्या होने लगे? प्रेसिपिटेशन। सो दिस इज अनदर मैकेनिज्म ऑफ रिमूवल ऑफ द एनी काइंड ऑफ हेवी मेटल, कि कुछ यूनिक तरीके के अगर ऑक्सीडेटिव मॉलिक्यूल्स बनने लगे और रिडक्टिव मॉलिक्यूल्स बनने लगे बिकॉज ऑफ द रिएक्शन कैरिड आउट बाय दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव मॉलिक्यूल्स अगर इस हेवी मेटल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, सो दे विल लीड्स टू द इवेंट व्हिच इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। सो व्हाट इज एग्जैक्टली प्रेसिपिटेशन, ये एक बार के लिए आपको याद रखना है कि प्रेसिपिटेशन तब होता है जब ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो, उस समय पर हेवी मेटल्स या किसी भी पोल्यूटेंट का प्रेसिपिटेशन देखा जा सकता है। नेक्स्ट, और कौन कौन से तरीके हैं जिससे यहां पर प्रोसेसिंग हो सकती है? द नेक्स्ट मेथड व्हाट वी आर इंट्रोड्यूसिंग, सपोज दिस इज द सम काइंड ऑफ हेवी मेटल, एंड दिस हेवी मेटल it is get attached on the protein which was present on the surface। ये कोई मेटल बाइंडिंग प्रोटीन है जो बैक्टीरिया के सरफेस पर पाया जाता है। मेटल बाइंडिंग प्रोटीन, और जितने ज्यादा बैक्टीरियाज को हम इंट्रोड्यूस करेंगे उतने ही ज्यादा जो भी ये हेवी मेटल्स हैं ये इसके साथ एसोसिएट हो जाएंगे। एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे बाय विच वी कैन रिमूव द एनी काइंड ऑफ हेवी मेटल प्रेजेंट इनटू द सॉइल, एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज अ बायोसॉर्प्शन। सो ध्यान रखें कि कोई बैक्टीरिया किन अलग अलग तरीकों से प्रोसेस कर सकता है, जो भी पोल्यूटेंट्स हैं उन्हें प्रोसेस कर सकता है, रिमूव कर सकता है। अकॉर्डिंगली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स आर गिवन, एंड व्हाट आर दोस टर्म्स? इसे याद रखने के लिए ये पूरा का पूरा डायग्राम बहुत जरूरी है। सो बायोसॉर्प्शन क्या है, बायो एक्यूमुलेशन क्या है, बायो मिनरलाइजेशन क्या है, सिमिलरली व्हाट इज एग्जैक्टली बायो ट्रांसफॉर्मेशन, what is exactly bioleaching and precipitation। इन सारी बातों को हमें याद रखना पड़ सकता है, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं और बड़ा सिंपल सा जो है वो क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन जरूरी है कि आपको पता हो इन टर्म्स के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। इफ यू नो द डिफरेंसेस डेफिनेटली यू विल कम टू नो अबाउट द करेक्ट आंसर। जो सही आंसर है वो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। ये सबसे पहला टर्म, ये है दूसरा टर्म, ये है तीसरा टर्म, दिस इज द फोर्थ वन, दिस वन इज द फिफ्थ, एंड ऐसे हमने 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। तो जो भी माइक्रोब्स हैं जब वो कभी भी किसी पर्टिकुलर कंटामिनेंट के साथ प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कंटामिनेंट को प्रोसेस कर रहे हैं, तो अलग अलग तरीकों से वो उसे
ट्रीट करते हुए देखे जा सकते हैं। अकॉर्डिंगली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स आर प्रेजेंट। नाउ एक और छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, दैट इज मर्क्यूरी। कि मर्क्यूरी का अगर कंटामिनेशन आ जाए तो कुछ और यूनिक तरीके की सिचुएशंस देखने को मिलती हैं। स्पेशली मर्क्यूरी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनटू द सॉइल बट इन अ वेरी लेस क्वांटिटी। ये भी सॉइल के अंदर पाया जाता है जैसे बाकी मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन जो इसका अमाउंट है वो बहुत ही कम है। अब जिस भी जगह पर सॉइल में नेचुरली मर्क्यूरी पाई जाती है वहां पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं जो मर्क्यूरी रेजिस्टेंस शो करते हैं। मर्क्यूरी रेजिस्टेंस शो करने के लिए बैक्टीरियाज के पास, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास यूनिक तरीके के जीन्स पाए जाते हैं जिसे मिर जीन्स कहा जाता है या MER जीन्स कहा जाता है। एंड दीज जीन्स इफ दे आर प्रेजेंट इन अ बैक्टीरियल जीनोम सो इट विल गिव अ मर्क्यूरी रेजिस्टेंस। लेकिन कई सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अलग अलग तरीके से मर्क्यूरी को प्रोसेस करते हैं। सो मर्क्यूरी से रिलेटेड कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन है जिसको हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं कि अगर मर्क्यूरी एज अ पोल्यूटेंट प्रेजेंट है सॉइल के अंदर तो इसे कौन कौन से तरीकों से प्रोसेस किया जा सकता है। सो मर्क्यूरी में मर्क्यूरी का मिथाइलेशन देखा जा सकता है, उसी के साथ मर्क्यूरी का वोलेटाइलेशन देखा जा सकता है, उसको वोलेटाइल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए। सो ऐसे कई तरीके के और भी मॉडिफिकेशंस हैं पोल्यूटेंट के टर्म्स के अंदर जो हमें पता होने चाहिए। सो मिथाइलेशन ऑफ पोल्यूटेंट दैट इज आल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन परफॉर्म्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसी के साथ साथ वोलेटाइलाइजेशन मतलब वोलेटाइल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना किसी भी पोल्यूटेंट को ताकि वो आसानी से उस कंटामिनेटेड सॉइल से इवोपरेट कर जाए। नाउ एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसी सॉइल के अंदर मर्क्यूरी का कंटामिनेशन होता so there are some organisms who can convert this mercury into methyl mercury। और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म सॉइल में पाए जाते हैं अगर उन्हें मिथाइल मर्क्यूरी मिल जाए तो ये उसे और भी आगे प्रोसेस करके मर्क्यूरी आयंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका नाम हमें याद रखना है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज कॉल्ड डी सल्फो विब्रियो डाई सल्फ्यूरियन फ्यूरिकन्स। सो दिस इज वन ऑफ द स्पीशीज जो कि मॉडिफिकेशन कराता है, दैट इज मर्क्यूरी का मिथाइलेशन कराता है एंड इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन इन पोल्यूटेंट्स। इसी के साथ साथ एक और स्पीशीज है जिसे हम यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास के कुछ स्पीशीज हैं जो कि मिथाइल मर्क्यूरी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मिथाइल मर्क्यूरी को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, मर्क्यूरिक आयंस के अंदर। तो ये भी कुछ यूनिक तरीके के मॉडिफिकेशंस हैं। इसी के साथ साथ वोलेटाइजेशन भी कराया जा सकता है बाय यूजिंग अ वेरियस टाइप्स ऑफ organisms. So these are the certain terminologies under bioremediation what we should remember. Now we are talking about the different types of processes. हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, हम इन situ बायोरिमेडिएशन के बारे में बात कर रहे थे और इन situ बायोरिमेडिएशन में अलग अलग तरीकों से किसी भी कंटामिनेटेड साइड को प्रोसेस किया जाता है। सो नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग ऑल दोज वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स बाय विच इन situ बायोरिमेडिएशन इट इज डन। सो कौन कौन से मेथड्स हैं, इन situ बायोरिमेडिएशन के
अब उन्हें यहां पर एक एक करके पढ़ा जाएगा. So the first method, that is natural attenuation, also called intrinsic bioremediation. अब इसका क्या मतलब है? तो फिर से अगर आपको इसे समझना है तो हम डायग्राम्स की मदद से समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से ये बातें हमें समझ में आएंगी कि ये कोई पोल्यूटेड साइट है. इस पोल्यूटेड साइट को हमें ट्रीट करना है और जो ट्रीटमेंट का मैकेनिज्म हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो है नेचुरल एटेन्युएशन, ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक बायोरिमेडिएशन. अब इसका मतलब क्या होता है समझिए कि अगर किसी पोल्यूटेड साइट को ट्रीट करने के लिए हम बाहर से कुछ भी ऐड ना करें तो ऐसे मेथड को क्या कहा जाएगा? नेचुरल एटेन्युएशन, इंट्रिंसिक बायोरिमेडिएशन. सो व्हाट वी आर डूइंग द बायोरिमेडिएशन विदाउट एडिंग एनीथिंग. हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हैं. जो पोल्यूटेड साइट है, इस पोल्यूटेड साइट के अंदर हो सकता है कि कुछ इंडिजीनियस माइक्रोब्स हो. इन माइक्रोब्स की मदद से क्या होगा? जो भी पोल्यूटेंट है वो धीरे धीरे यहां से खत्म हो जाएगा. सो नेचुरल एटेन्युएशन का मतलब है, या फिर हम इंट्रिंसिक बायोरिमेडिएशन के बारे में बात करें तो ये ऐसा प्रोसेस होता है बायोरिमेडिएशन का, जो भी कंटामिनेटेड साइट होती है उसे छोड़ दिया जाता है, उसे डिस्टर्ब नहीं किया जाता, वहां पर किसी तरह की एक्टिविटी जो है वो नहीं कराई जाती, उसे पूरी तरह से जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है. एंड देन जो भी वहां के पोल्यूटेंट हैं वो धीरे धीरे खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, वहां के जो भी इंडिजिनस स्पीशीज हैं उनकी मदद से डिग्रेड हो जाते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे ऑफ ट्रीटमेंट, जिसमें किसी भी तरीके का एडिशन कुछ भी नहीं करना है, कोई भी अल्ट्रेशन नहीं करना है. और अगर ऐसा कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है किसी पोल्यूटेड साइट को तो उसे नेचुरल एटेन्युएशन कह दिया जाएगा. दिस इज वन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रीटमेंट. द सेकेंड मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में बात करें. सो सेकेंड मैकेनिज्म को समझने के लिए फिर से एक छोटा सा डायग्राम बनाया जाएगा. द सेकेंड मैकेनिज्म इज कॉल्ड बायो स्टिमुलेशन. व्हाट इज बायो स्टिमुलेशन? अब इसे समझने की कोशिश करें आप. बायो स्टिमुलेशन कैसे अलग है बाकी के प्रोसेसेस से? सो बायो स्टिमुलेशन में एग्जैक्टली क्या चीजें की जाती हैं? बायो स्टिमुलेशन में अगेन अब हम कुछ चीजें तो जरूर ऐड करेंगे. पहले वाले ट्रीटमेंट में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया, नेचुरली हमने सब कुछ होने के लिए छोड़ दिया. लेकिन जब आप बायोस्टिमुलेशन की बात करोगे तो बायोस्टिमुलेशन में जनरली वी ऐड फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर्स कह दें या ज्यादा सही तरीके से आप कह दें न्यूट्रिएंट्स का एडिशन कर दिया जाता है. अगेन अंडर बायोस्टिमुलेशन the entire process of bioremediation, it will depend on the indigenous species. जो indigenous species है या microbes हैं वही ये सारा का सारा pollutant degrade करेंगे, right? लेकिन उनकी जो भी एक्टिविटीज हैं वो थोड़ी सी बेटर हो जाएं, इसीलिए हम न्यूट्रिएंट की सप्लाई वहां पर बढ़ा देंगे, कुछ एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स ऐड कर देंगे यहाँ पर. और इन फर्टिलाइजर्स का मेजर रोल क्या होगा? दीज फर्टिलाइजर्स दे विल वर्क एज अ ऑक्सीडेंट. ये ऑक्सीडेंट के तौर पर बिहेव करेंगे. ये एक तरीके के ऐसे मॉलिक्यूल के तौर पर बिहेव करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पर प्रेजेंट होगा. सो व्हाई वी आर एडिंग this unique type of
component, that is certain fertilizers, because certain fertilizers what will add into the soil, it will behave as an oxidant, and because of the oxidation they will lose some kind of electron, और इसी इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल ये अपने लाइफ प्रोसेसेस का तेज करने के लिए करेंगे और जो भी डिग्रेडेशन एक्टिविटी है उसको एनहांस करने के लिए करेंगे। तो जब कभी भी इस तरीके का ट्रीटमेंट प्रोसेस होता हुआ दिखाई दे तो उसे हम कह देंगे बायोस्टिमुलेशन। और बायोस्टिमुलेशन में जरूरी है, ध्यान रखिएगा, वी आर एडिंग सम काइंड ऑफ फर्टिलाइजर, और इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइजर हो सकता है क्या लिखा हो, ऑक्सीडेंट या इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, राइट। सो दिस इज द सेकेंड मेथड और द सेकेंड टर्म। बाकी के मेथड्स क्या हैं, अब उनके बारे में बात कर ली जाए थोड़ी सी। The next method is called, third one, that is called bioaugmentation. What is bioaugmentation? इसे समझने की कोशिश करें। So bioaugmentation बाकी प्रोसेसेस से अलग कैसे है, एक बार के लिए अब उसके बारे में बात कर ली जाए। So इसे समझने के लिए भी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा जो भी रिक्वायर्ड इमेज है वो ये कोई पोल्यूटेड साइट है। अब इस पोल्यूटेड साइट को ट्रीट करने के लिए हम क्या क्या चीजें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, एक बार के लिए उसे समझें। सो इस पोल्यूटेड साइट को ट्रीट करने के लिए यहां पर जनरली ऐड किए जाएंगे कल्चर ऑफ इंडिजिनियस स्पीशीज। जो भी इंडिजिनियस स्पीशीज यहां पाई जाती है, इस इंडिजिनियस स्पीशीज को क्या किया जाएगा, कल्चर किया जाएगा। कल्चर करने के बाद ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में इस कल्चर्ड इंडिजिनियस स्पीशीज को यहां पर ऐड कर दिया जाएगा। और अब इससे जैसे यहां पर हम ऐड कर देंगे तो देखने को मिलता है द रेट ऑफ डिग्रेडेशन will increase. So rate of degradation को increase करने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर इंडिजिनस स्पीशीज को ही कल्चर किया और ऐड कर दिया। अगर इस तरह का कोई एक्टिविटी होता है तो उसे हम बायो ऑगमेंटेशन कहेंगे। बायो ऑगमेंटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको याद रखना है कि वी आर एडिंग माइक्रोब्स इनटू द पोल्यूटेड साइट, but the organism what we have added into the soil, it is actually indigenous and it is cultured into the lab, multiplied in a very high number, and then it is added into the soil. Then the another mechanism, the another type in situ bioremediation ka, that is number 4, and it is called bio venting. What is exactly bio-venting? अब इसे समझने की कोशिश करें आप। बायोवेंटिंग को समझने के लिए हम यहाँ पर एक खुद से डायग्राम बना देते हैं कि ये कोई एक पोल्यूटेड साइट है और इस पोल्यूटेड साइट पर ये कोई पोल्यूटेंट है जो स्प्रेडेड है। दिस इज द पोल्यूटेंट। हो सकता है ये पोल्यूटेंट जो है सॉइल के नीचे तक पहुंच गया हो और सॉइल के निचले लेयर्स तक ये आ चुका है। अब इस केस में इसे ट्रीट करने के लिए कुछ यूनिक तरीके की कंडीशंस को मेंटेन करना जरूरी है। सो बायोवेंटिंग एग्जैक्टली क्या है, इसे समझने के लिए अब हम यहां पर क्या क्या चीजें की जाएंगी उसे समझने की कोशिश करेंगे। सो बायोवेंटिंग इज अ काइंड ऑफ मैकेनिज्म इन विच जो भी पोल्यूटेड सॉइल होगा उसके अंदर छोटे छोटे वेल्स बना दिए जाएंगे जिन्हें एरेशन वेल्स कहते हैं। तो ये जो भी हम पोर्शंस को इरेज कर रहे हैं, दीज आर नथिंग बट अ एरेशन वेल। ये छोटे छोटे जो हैं कॉलम्स हमने अंदर की तरफ बना दिए। यहां से जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर की तरफ पंप की जाएगी। सो हो सकता है यहां पर कोई बड़ा सा मोटर लगा हो और ये बड़ा सा मोटर
नीचे की तरफ एयर को पंप करता हो और बाहर से एटमॉस्फेरिक एयर को लेता हो। ऐसा क्यों किया जा रहा है? वाई वी आर यूजिंग दिस पंप टू पुश एयर इनसाइड द पोल्यूटेड पोर्शन। तो जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है उसे अंदर तक भेजने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर अंदर हाई अमाउंट में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन हो जाए या एरेशन हो जाए तो देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ दिस एरेशन द रेट ऑफ डिग्रेडेशन विल गेट इंक्रीज। सो यहां पर भी जो यूनिक तरीके की कंडीशंस हम मेंटेन कर रहे हैं वो क्या क्या है देखिए। वी आर ट्राइंग टू ऐड, यस, क्या क्या चीजें ऐड कर रहे हैं? एयर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एयर अगर ज्यादा होगा, ज्यादा एरेशन होगा तो जो डिकम्पोजिशन है वो बहुत ही तेजी से होगा, बिकॉज द जो भी एरोबिक बैक्टीरियाज हैं ये तभी मैक्सिमम तरीके से ब्रेक डाउन कर पाएंगे, मैक्सिमम रेट से ब्रेक डाउन कर पाएंगे इफ देयर इज अ मैक्सिमम एयर इज प्रेजेंट। along with the maximum aeration we are also adding some kind of nutrients, कुछ nutrients भी ऐड करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, नाइट्रोजन का भी एडिशन कर दिया जाता है इन वेल्स के थ्रू। इन वेल्स को हम क्या कहेंगे? सो इट इज अ एरेशन वेल्स जो बना दिए जाते हैं। सो बायो वेंटिंग को समझना बड़ा इजी है। यहां पर हम ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा से ज्यादा हवा मिल सके, वेंटिलेट हो सके वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उस वेंटिलेटेड कंडीशन में फटाफट ब्रेक डाउन कर सके, ऐसे किसी प्रोसेसिंग को क्या कह दिया जाता है? बायो वेंटिंग। सो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं? वी आर मेनली प्रोवाइडिंग द एरेटेड कंडीशन, ज्यादा से ज्यादा हवा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जरूरत है तो कुछ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए करने की कोशिश की जा रही है ताकि अंदर प्रेजेंट जो भी माइक्रोब्स हैं ये बहुत तेजी से इस पूरे के पूरे पोल्यूटेंट को यहाँ से डिग्रेड कर सके, एलिमिनेट कर सके। एंड दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन इज कॉल्ड इट एज अ यस बायो वेंटिंग। कभी कभार एरेशन पंप्स का इस्तेमाल न करके हम सीधे कुछ ऑक्सीजन प्रोवाइडिंग सब्सटेंसेस को ही सॉइल में इंजेक्ट कर देते हैं, एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड इंजेक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इंजेक्ट करना ये भी एक तरीका है बायो वेंटिंग के अंदर। सो यहां पर जरूरी नहीं है कि हम बार बार जो है एरेशन वेल्स बनाएं, उसमें पंप लगाएं और अंदर जो है हवा को पहुंचाया जाए। दूसरा जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है वो ये है कि हम कई सारे ऑक्सीजन रिलीजिंग, एग्जाम्पल हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ही सॉइल के अंदर इंजेक्ट कर दें बड़े अमाउंट में, तो देखने को मिलेगा कि जो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे हाई होनी शुरू हो जाएगी, एंड द ऑर्गेनिजम्स they will do the same activity in presence of this substance also। तो ऐसे कई तरीके के इन सीटू मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है पोल्यूटेड साइट्स को ट्रीट करने के लिए। इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये एक बार के लिए हमें पता हो। नाउ अब बात की जाएगी XC2। बायो रेमेडिएशन की। XC2 बायो रेमेडिएशन क्या है? इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर पोल्यूटेड साइट से जो भी सॉइल है या फिर वाटर है उससे ट्रीटमेंट वाली साइट तक लेके जाना पड़ जाए। सो एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए फिर से ये हमारा पोल्यूटेड साइट है, और जो भी पोल्यूटेड सॉइल है इस सॉइल को यहां से निकाल करके एक्सकेवेशन किया जाए। एक्सकेवेशन करके इस सॉइल को निकाल करके कहां पर पहुंचाया जाए? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन।